आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बजट, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बजट। हालांकि बजट को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र की क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थशास्त्र की क्लास में ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि इस बजट को सबसे पहले किसने शुरू किया, आम बजट क्या होता है, रेल बजट क्या होता है, जो भी है। लेकिन हम लोग आज पॉलिटिक्स की क्लास के अंतर्गत बजट को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं कहीं उल्लिखित है। हमारे संविधान में क्या उल्लिखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में क्या उल्लिखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात एक वर्ष के आय और व्यय का, आय कितनी आमदनी हो रही है, व्यय का विवरण हमारे संविधान में उल्लिखित है। बजट शब्द तो हम लोगों ने इजाद किया है। क्या? बजट शब्द हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बजट शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द लातिन के बुलगा से बना हुआ है। लातिन के बुलगा से बना हुआ शब्द है। इसका अर्थ क्या है? चमड़े का बैग, चमड़े का थैला। आप लोगों को याद आ गया होगा कि पहले हमारे यहाँ जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो प्रस्तुत करने वाले सारे कागजात एक चमड़े के थैले में लाते थे। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस परंपरा को तोड़ा। कौन सी परंपरा को? कि ये चमड़े का जो थैला लाने की परंपरा थी, इसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? ये जितने भी कागजात हैं सब लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में लपेट के वो लेके आए और उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। तो इस परंपरा को तोड़ने का कार्य हमारे निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो वित्त मंत्री हैं। हम लोग आज एक क्लास में पढ़ेंगे अनुच्छेद 112 को। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? इसमें अनुच्छेद 112 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य भाई? भाई सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। हमारे यहाँ जितनी भी पावर है सब राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वित्तीय वर्ष, राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है कि वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह वित्तीय वर्ष है। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों में, कहां पर? संसद के दोनों सदनों में सरकार के आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वित्तीय वर्ष के लिए, एक जो वित्तीय वर्ष चल रहा है कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार के आय और व्यय का, अर्थात इतनी आमदनी होगी तो इतना खर्च होगा, आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। देखिए, राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, राष्ट्रपति केवल करवाता है। अब उसने क्या कहा एक मंत्री जी से कि आप एक काम करिए कि आप जो सरकार है उसके आय व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों में रखवाइए, सबको बता दीजिए। अब अमूमन ये बजट कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन अमूमन मुख्यतः ये जो है वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं। अगर वित्त मंत्री जी इस बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं संसद के दोनों सदनों में, तो इसे आम बजट या जनरली बजट कहा जाता है। इस प्रकार से एक वर्ष के लेखा जोखा का जो विवरण संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रखवाता है, वो आम बजट या जनरली बजट के तहत जो वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करती हैं उसमें होता क्या है? बजट में कुछ होता नहीं, ना तो पैसा निकलता है ना तो जमा होता है। ये एक भाषण है केवल। ये बस अब वित्त मंत्री जी खड़ी हो गए और जुबानी भाषण शुरू कर दिया कि इतना आय हो गई, यहां से इतना पैसा आ जाएगा, इस मद से इतना पैसा आएगा तो हम लोग ये काम करेंगे। तो अब वित्त मंत्री जी ने जो है कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि जो एक वर्ष के वित्तीय विवरण का तहत जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, भाषण दिया जाता है, उसे आम बजट कहते हैं। लेकिन एक अंतरिम बजट होता है। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट क्या है? यह
केवल चुनावी वर्ष में आता है। अंतरिम बजट कब आता है? केवल चुनावी वर्ष में आता है। थोड़ा सा ही अंतर है। अगर 4 वर्ष तक वो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो आम बजट है। जो जिस वर्ष में चुनाव नहीं है, अगर उस दौरान बजट प्रस्तुत किया जाता है तो भाई साल भर के, पूरे 1 वर्ष के लिए होगा। और ये अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष में आता है, चुनावी मौसम में आता है, और ये पूरे वर्ष के लिए नहीं आता है। अब भाई चुनाव बीच में ही तो रहेगा, जैसे 1 वर्ष के बीच में ही चुनाव रहेगा। तो अंतरिम बजट सरकार लाती है कि चुनाव से पहले, जो चुनाव है उसके बाद पता नहीं कौन सी सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी या पुनः यही सरकार आएगी, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। तो उससे पहले खर्च करने के लिए सरकार क्या करती है? अंतरिम बजट लाती है। अंतरिम बजट सरकार ये कहती है कि जो चुनाव से पहले हमें इतना राजस्व प्राप्त हो जाएगा, चुनाव से पहले हमको इतना राजस्व प्राप्त हो जाएगा और इतना व्यय हो जाएगा। ये तो हो गया अंतरिम बजट। एक इसी में हम लोग और समझ लेते हैं, एक है लेखानुदान। लेखानुदान, अंतरिम बजट और लेखानुदान में बिल्कुल ही फर्क नहीं है। ये भी चुनावी वर्ष में ही आता है, ये भी चुनावी वर्ष में आता है, ये भी चुनावी वर्ष में आता है लेखानुदान। लेखानुदान में फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसमें आय और व्यय दोनों का विवरण बताया जाता है। ये भी चुनावी मौसम में आएगा, चुनावी वर्ष में ये भी आएगा, लेकिन इसमें राजस्व के से कितना आ रहा है, पैसा कितना आएगा और कितना व्यय होगा, ये बताया जाएगा। लेकिन लेखानुदान में केवल व्यय बताया जाता है कि इतना खर्च होगा, आने का कोई प्रोसेस नहीं है कि कितना आ रहा है, केवल खर्च बताया जाएगा। इसलिए इस अंतरिम बजट को मिनी बजट कहते हैं, जबकि लेखानुदान को अग्रिम भुगतान कहते हैं। अब वित्त मंत्री जी ने क्या किया? अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई, उन्होंने क्या किया? भाषण देना शुरू कर दिया। खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इतना आय प्राप्त करेगी, इस विभाग से इतना टैक्स आ जाएगा, इस विभाग से इतना टैक्स आएगा, और इसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाए कि इतना खर्चा होगा, इस विभाग के लिए इतना खर्चा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे वित्त मंत्री जी खड़ी हुई, उन्होंने क्या कहा कि हम इतने एयरपोर्ट बनवाएंगे या इतने हम लोग यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। तो ये जो पूरा खाका है, वित्त मंत्री जी केवल क्या करती हैं? खड़े होकर भाषण दे देती, या जो भी मंत्री खड़ा होकर केवल भाषण देता है, अर्थात बजट प्रस्तुत करता है, केवल भाषण देता है, उससे कुछ नहीं होता। अब क्या हो गया? यहां से एक चीज और ध्यान दीजिए, ये बजट अमूमन फरवरी के अंत में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ना वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हो जाता है 1 अप्रैल से, तो उससे पहले जो है सभी विभागों के लिए बजट आवंटित कर दिया जाता है ताकि 1 वर्ष के लिए सुचारू ढंग से कार्य चल सके। अब वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे या एयरपोर्ट बनवाएंगे। तो अब एयरपोर्ट इन्होंने तो कह दिया, भाई भाषण में इन्होंने बता दिया कि इतनी आय हो गई, इसके लिए इतना खर्चा हम कर देंगे। अब जिम्मेदारी किसकी बनी? अब नागरिक उड्डयन मंत्री कहते हैं, अर्थात नागरिक उड्डयन विभाग क्या कहता है कि जो हमें एयरपोर्ट बनाने का प्रोसेस मिला हुआ है बजट के दौरान, जो भाषण में हमको बताया गया है, उसके लिए इतना धन चाहिए। एक अनुमानित धन बताएंगे ना भाई, एक्चुअल तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम एक्चुअल ही बता देंगे कि नहीं हमको इतना ही धनराशि चाहिए। एक अनुमानित धनराशि जो है ये कहा जाता है कि संसद जो है दे दे। तो इसके लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 113 लिखा गया। अनुच्छेद 113 क्या है कि प्राक्कलन या अनुदान, प्राक्कलन या अनुदान अर्थात अनुमानित मांग की। तो वो विभाग क्या करेगा कि एक अनुमानित मांग रखेगा अपने विभाग के तहत। वो जैसे एयरपोर्ट बनाने वाला विभाग क्या कहेगा कि इतनी अगर धनराशि हमको मिल जाए तो हम एयरपोर्ट बना सकते हैं। अब ये एयरपोर्ट की मांग के लिए वित्त मंत्री जी के सम्मुख रख दिया गया, संसद के सम्मुख रख दिया गया। वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसके तहत हमको इतना बजट चाहिए, हम एयरपोर्ट बनवा देंगे। तो ये एक अनुमानित मांग है। अर्थात यहां से प्रश्न बनता है कि बजट के तुरंत बाद क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट के तुरंत बाद अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है। अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। भाई अनुमानित मांग लोग रखेंगे तभी तो आगे प्रोसेस है, संचित निधि से धन निकलेगा। धन कहां से निकलेगा? तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत सरकार की 2 निधियां, एक संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि। तो धन कहां से आवंटित होता है? संचित निधि से। तो अब एक अनुमानित मांग रख दिया, सभी विभागों ने अपनी एक अनुमानित मांग रखी। उस अनुमानित मांग के तहत
अब बजट प्रस्तुत कर दिया गया, भाई इसको संचित निधि से इतना पैसा दिया जाए। लेकिन यहां थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि अनुदान मांग को लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अब अगर स्वीकार कर लिया तो ठीक है, अगर अस्वीकार कर दिया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही है। अब आप स्वतः समझ सकते हैं कि जब खर्चा ही चलाने के लिए लोग विश्वास नहीं जमा रहे हैं आपके ऊपर, जैसे आप का थोड़ा सा आप अपने ऊपर समझिए कि अगर घर वालों का भरोसा ही नहीं आपके ऊपर है, आपको भरोसा नहीं है कि हम अगर घर से कह देंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, या आपने कह भी दिया तो घर वालों को भरोसा नहीं कि ये जो मांग रहा है ये उतनी धनराशि नहीं मांग रहा, ज्यादा मांग रहा है, या अगर इसको दे दिया जाएगा तो काम करेगा ही नहीं, संदेह के दायरे में अगर है, या कोई दोस्त है उससे भी आपको संदेह है या उसको आपसे संदेह है, तो यहां पर क्या होता है, तो भाई आपके दोनों की विश्वसनीयता खत्म है। तो वही चीज यहां भी, अगर अनुदान मांग को संसद स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, अगर अस्वीकार कर दिया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह भी अविश्वास प्रस्ताव जैसे, भाई विश्वास ही नहीं है जब सदन का आपके ऊपर, तो आपको धन आवंटित कैसे किया जाएगा, और जब धन आवंटित नहीं किया जाएगा अर्थात आपको लोकसभा का विश्वास मत नहीं प्राप्त है, आपको लोकसभा का विश्वास नहीं प्राप्त है, तो आप शासन सत्ता में कैसे रह सकते। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के समान ही इसको समझा जाता है। अब मान लीजिए इसको स्वीकार कर लिया, इसके लिए बनाया गया अनुच्छेद 114। अब भाई सभी विभागों ने क्या कहा कि हमको धन दे दिया जाए, तो धन कैसे निकलेगा, तो इसमें कहा गया कि जो धन है ये संचित निधि से निकलेगा। लेकिन निकलेगा कैसे, संचित निधि से निकालने का प्रावधान है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी कोई गया उसके आधार डाला निकाल के लेके चलाया। इसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक के माध्यम से ही धन निकाला जाएगा। संचित निधि से धन कैसे निकलेगा, विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकलेगा। विनियोग विधेयक है क्या, यह एक लिखित दस्तावेज है, इसमें है कुछ नहीं, इसमें एक लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज में क्या है, यह बताता है कि जो अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया है, जो सभी विभागों के एक कार्य योजना खाका खींचा है कि ये कार्य होंगे, इतना राजस्व प्राप्त होगा, इतना खर्चा है, तो इसका जो मांग लोगों ने एक अनुमानित मांग रखी है, तो संसद क्या करे, उतना धन जो है संचित निधि से दे दे, संचित निधि से उतना धन दे दे संसद। किसके तहत, विनियोग विधेयक में क्या कहा जाता है कि जो ये सभी विभागों ने अपने अनुमानित मांग रखी है कि हमको इतना पैसा मिल जाए तो हम ये कार्य कर सकते हैं या इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो उसमें क्या कहता विनियोग विधेयक में कि ये से एक लिखित दस्तावेज है, तो कहता है कि जितने लोगों ने मांग रखी पैसे की, संसद एक क्या करे कि संचित निधि से उतना धन दे दे। अब विनियोग विधेयक के पास होने के बाद संसद उतना धन, जितना इन लोगों ने अनुदान की मांग की है, उतना धन स्वीकृत कर देती है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि जितना इन लोगों ने मांग की है अनुदान, संसद उससे 1 रुपया ना तो ज्यादा निकालेगी ना तो 1 रुपया कम निकालेगी। इसलिए जो कानून के जानकार हैं, जो कानून के अच्छे विशेषज्ञ, वो क्या कहते हैं कि ये राष्ट्रीय धन या राष्ट्रीय कोष का संसद रक्षक है। कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता, चाहे वित्त मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, कोई नहीं निकाल सकता। निकलेगा कैसे, विनियोग विधेयक पास होगा। विनियोग विधेयक में क्या कहेगा कि जो ये लोग हर विभाग वाले अनुदान की मांग कर रहे हैं, संसद संचित निधि से उतना धन स्वीकृत कर दे, ताकि सभी विभागों में सभी के पास चला जाए और वो विभाग सुचारू ढंग से वो कार्य कर सके। इसके लिए संसद क्या करे, संचित निधि से जो है धन दे दे। संसद क्या करती है कि जितने अनुमानित मांग रखी गई है, ना तो उससे 1 रुपया ज्यादा देगी ना तो उससे 1 रुपया कम देगी। अब मान लीजिए एक चीज और यहां हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी विभाग ने अनुमान लगाया कि इस वर्ष में अगर हमको इतना बजट मिल जाए तो हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी कार्य के लिए कितना जो है समय लगता है, भाई धीरे धीरे कार्य होते हैं। अब कोई कार्य मान लीजिए शुरू हुआ आज के डेट में, विभाग ने उसके लिए एक अनुमान लगाया कि हमको इतना 100 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो कार्य करते करते क्या हुआ, कुछ समय बीत गया,
एक जैसे मान लीजिए हाईवे बनवाना है, हाईवे में कहा गया कि ये आएगा मुंबई से कन्याकुमारी तक जाएगा, ये श्रीनगर तक जाएगा। अब 1-2 दिन में तो बन नहीं जाएगा, ये हाईवे 1-2 दिन में बनेगा नहीं। अब इसमें क्या हुआ, समय ज्यादा लग गया। उस समय जब मंत्री जी ने मांग की थी कि हमको अगर इतना धन मिल जाए, इतना बजट अगर हमको मिल जाए तो हम ये रोड बनवा सकते हैं, लेकिन वो बनते बनते काफी समय लग गया। अब समय लग गया तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो अब पैसा घट गया। चूंकि रोड का तो कह दिया गया कि भाई ये हाईवे बनेगा बनेगा, अब धन की आवश्यकता पड़ी तो इसमें क्या कहा गया, संसद में व्यवस्था बनाई गई कि संसद क्या करेगी, उसके लिए धन आवंटित करेगी। लेकिन कैसे आवंटित करेगी, इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद लिखा। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 में क्या है कि अनुपूरक बजट, या इसको कहते हैं अधिक अनुदान की मांग, अधिक धन की मांग या अधिक अनुदान की मांग भी इसको कहते हैं। ये अनुपूरक बजट आएगा। अनुपूरक बजट के तहत ये कहा जाएगा सरकार से, संसद से, कि सरकार रखेगी, संसद में कहेगी भाई देखिए हमने जो उस कार्य के लिए हमको इतनी राशि दे दिया जाए, इतना धन दे दिया जाए, वो तो ठीक था, लेकिन ये कार्य में थोड़ा सा समय खींचने की वजह से महंगाई बढ़ गई, इसलिए हमें थोड़ा सा अतिरिक्त धन की जरूरत है। तो यहाँ क्या प्रस्तुत किया जाएगा, अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट का मतलब क्या है, अतिरिक्त धन की मांग की गई, थोड़ा सा हमको और दे दिया जाए। इस प्रकार से अनुपूरक बजट प्रस्तुत की जाती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, मान लीजिए सरकार ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, अनुदान अनुमानित आंकड़ा लगाया कि हमको इस कार्य के लिए इतना बजट चाहिए। अब सरकार ने तो आंकड़ा लगा दिया, मान लीजिए कि कोई, जैसे सरकार ने कहा कि हमको 12,100 करोड़ रुपया चाहिए ये हाईवे बनाने के लिए, और उसमें लगा 8,100 करोड़ रुपया। सरकार ने क्या किया कि भाई विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद से निकलवा भी लिया पैसा, खर्चा कम किया तो घोटाले के पूरा चांस है। भाई जो शेष बचेगा पैसा कहां जाएगा, तो कोई ना कोई घोटाला मारेगा ही। अब घोटाला मारेगा तो पकड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारा कार्य प्रोसेस के तहत हुआ है। भाई एक अनुमान व्यक्त किया कि हमको इतना पैसा चाहिए, और प्राक्कलन और अनुदान समिति ने भाई मांग किया, भाई विभाग वालों ने मांग किया, और विनियोग विधेयक के माध्यम से वो निकल भी गया। और कार्य तो कम पैसे का ही है, और हुआ भी कार्य। हम देखेंगे भाई कार्य भी पूरा हो गया, सभी लोग देखेंगे कार्य भी पूरा हो गया। अब कार्य तो पूरा हो गया लेकिन पैसा भी बच गया, तो इसके लिए विपक्ष क्या करता है, बजट में कटौती प्रस्ताव लाता है। भैया बजट जो है आपने प्रस्तुत किया है ये ज्यादा है, इसमें एक काम करिए, कटौती करिए। हम पीछे जो देखे थे कटौती प्रस्ताव, वो विधेयक वाला कटौती प्रस्ताव था। यहां हम ध्यान देखेंगे कि बजट में कटौती प्रस्ताव कैसे आते हैं, या बजट में कटौती प्रस्ताव क्या है। अब सरकार ने क्या किया कि बजट ज्यादा मांग कर लिया, तो विपक्ष वालों ने क्या कहा कि बजट में कटौती करिए, आपने बहुत ज्यादा धन मांग लिया है, इतने धन की खर्चे की जरूरत नहीं है। तो कटौती प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाएगा। कटौती प्रस्ताव आते हैं। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के हैं, तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, नीतिगत कटौती। अब आप स्वतः समझ गए होंगे नीतिगत कटौती में क्या है। भाई नीतिगत कटौती का मतलब है, इसके नाम से ही आपको पता है कि नीतिगत, नीतियों में ही आपका हमें विश्वास नहीं है, आपकी नीति ही गलत है। जैसे किसी विभाग ने कोई ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि हम ये कार्य करेंगे और उसकी जरूरत नहीं है। जैसे अभी बुलेट ट्रेन चल रही है, अब कहा जाए कि बुलेट ट्रेन जमीन से नहीं चलेगी बल्कि हवा में चलेगी, तो वहां पे सभी लोग क्या कहेंगे कि अब हवा में चलेगी तो बजट ज्यादा खर्चा होगा। तो सभी लोगों ने कहा काम करिए, जो बुलेट ट्रेन हवा में चलाने की योजना है उसको काटिए, ये आपकी योजना हमको पसंद नहीं है। जमीन से ले जाइए, जमीन लेके जाएंगे तो खर्चा कम आएगा, ट्रेन भी पहुंचेगी, ठीक ही ठाक चलेगी व्यवस्था। बेशक आप हवा मार्ग से ले जाएंगे, एयर में हवा में ही लेके जाएंगे तो जल्दी चलेगी, लेकिन उसके लिए खर्चा भी आएगा। तो ये आपकी नीति हमको पसंद नहीं है। एयर बुलेट ट्रेन आप जमीन से लेके जाइए, ठीक है, अगर आप एयर वाला प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये आपकी नीति हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस नीतिगत कटौती में ये विश्वास जो है, अब संसद क्या कहेगी कि ये आपकी जो व्यवस्था है या विश्वासपूर्ण है, हम इस पर स्वीकार नहीं करते हैं।
तो इस प्रकार से इसमें नीतिगत कटौती का मतलब नीतियों में ही आपका जो हमें विश्वास नहीं है, आपने जो भी नीति बनाई है वो हमको पसंद नहीं है, अभी उतना हमको उड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से नीतिगत कटौती होती है, बजट में नीतिगत कटौती होती है। और उनको जो है उनको बेइज्जत करने के लिए क्या कहा जाता है कि इनको पैसा दे दो, मांग रहे हैं तो दे दो, लेकिन कितना दे दो, 1 रुपया दे दो। कोई मांगे 1000, उसको 1 रुपया दे दो, बेइज्जत नहीं है उसकी। तो ये नीतिगत कटौती के तहत 1 रुपया काटा जाता है, 1 रुपया दिया जाता है अनुदान के रूप में। नीतिगत कटौती कटेगा, लेकिन कितना दिया जाएगा, 1 रुपया। पेपर में पीछे पूछा था कि किस कटौती प्रस्ताव के तहत 1 रुपया दिया जाता है, तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत 1 रुपया अनुदान दिया जाता है। भाई दे दो, कोई बात नहीं, 1 रुपया दे दो, खिल्ली उड़ाने के लिए, मजा लेने के लिए, 1 रुपया दे दो। अगला कौन सा है, अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती क्या है, जैसे विभाग ने कहा कि हमको 1200 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम ये कार्य कर देंगे। अब सभी माननीयों को ये लगा कि यार ये तो पैसा ही ज्यादा मांग रहे हैं, एक काम करिए इसमें इनको पैसा दे दिया जाए, लेकिन 1200 करोड़ मांग रहे हैं, इनको 1000 करोड़ ही दे दिया जाए। अर्थात पैसे में से जो कुछ ज्यादा पैसे एहसास हो उनको जो है कम करके दे दिया जाए, पैसा इनको दे दिया जाए, लेकिन कुछ पैसा जो है काट के दिया जाए। तो इस प्रकार से अर्थगत कटौती होती है कि बजट में थोड़ा बहुत काट लिया जाए, कुछ काट लिया जाए, एक्स्ट्रा जो बन रहा है, हमको जो लगे कि पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, माननीयों को ये लगे, संसद को ये लगे पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो उसको काट लिया जाए। अगला कौन सा है, तीसरी कटौती, सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती क्या है, जैसे सरकार ने कोई बजट प्रस्तुत कर दिया, सभी लोगों को लगा कि नहीं यार सरकार तो ज्यादा पैसे मांग रही है। अब सरकार ज्यादा पैसे मांग रही है, लेकिन विरोध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी सत्ता, सारी पावर सरकार के पास है। अगर किसी ने विरोध किया तो कुछ भी दुरुपयोग किया जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन हमें आपका जो ये फार्मूला, आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, हमें स्वीकार नहीं है, लेकिन हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बजट आप मांग रहे हैं वो ठीक नहीं, आप पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो इसके लिए सांकेतिक कटौती की जाती है, बजट से 100 रुपया काट लिया जाएगा, 100 रुपया काट लिया गया। तो अब ये सांकेतिक कटौती के तहत उसे ये बता भी दिया गया कि भाई आप बजट ज्यादा मांग रहे हैं, बजट जिसके लिए आप मांग रहे हैं वो ठीक कार्य नहीं है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपके बजट के साथ भी नहीं है, आप जो बजट मांग रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसलिए सांकेतिक कटौती के तहत 100 रुपया काट लिया। अब हम देखते हैं एक है प्रत्यानुदान क्या होता है। प्रत्यानुदान किसे कहते हैं, प्रत्यानुदान जब किसी कार्य को विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण, कोई कार्य है ये इतना विशाल हो गया या इसका अनिश्चित स्वरूप है, कोई स्वरूप ही निश्चित नहीं हो पाया, तो इसके लिए धनराशि कैसे दी जाएगी। तो कोई कार्य है उसके विशाल रूप में या अनिश्चित स्वरूप के कारण उसके जो मांग है, बजट की जो मांग, भाई सभी विभाग अपने एक अनुमानित मांग रखते हैं, लेकिन इसके कार्य का पता नहीं कितना विशाल है, या इसके कार्य का ये भी नहीं पता कि अनिश्चित है कि कितना बड़ा हो जाएगा, कब तक खत्म होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कोई कार्य है जिसके विशाल या अनिश्चित स्वरूप कारण उसकी मांग को वार्षिक बजट के साथ, किसके साथ, वार्षिक बजट के साथ नहीं दिया जा सकता। वार्षिक बजट, अब भाई इस कितना बड़ा है या कितना इसका कार्य है अनिश्चित है, तो उसके लिए वार्षिक बजट के साथ कैसे बजट दिया जाएगा। तो कह रहा है कि किसी कार्य के अति विशाल होने या अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग को वार्षिक बजट के साथ नहीं दिया जा सकता। तो लोकसभा क्या करती है, तो लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा भाई जैसे इसको धन की जरूरत होगी तो लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त कर सकती है। क्या करेगी, धन अनुदत्त कर सकती है। लोकसभा ने क्या किया, संचित निधि से अनुदत्त करने के अर्थात उसे देने की सिफारिश कर दिया, भैया इसको दे दीजिए। एक शब्द और आप लोग देखते हैं, गिलेटिन।
गिलेटिन क्या है? जब बजट चल रहा हो, सरकार को धन की आवश्यकता है और सभी माननीयों ने क्या किया, इस पर काफी भाषणबाजी शुरू हो गई, चर्चाएं का दौर चल रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सरकार को क्या चाहिए? इधर बजट चाहिए, बगैर बजट का तो कार्य नहीं चलेगा। तो सरकार ने क्या कहा कि संसद की जो कार्य मंत्रणा समिति, संसद की जो कार्य मंत्रणा समिति है, कार्य मंत्रणा समिति, इसने क्या कहा कि भाई अब चर्चा का दौर खत्म करिए, बजट पास करिए, क्योंकि अगर बजट नहीं पास होगा तो सरकार कोई कार्य नहीं कर पाएगी और आप जितना लेट लतीफी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी आप लोग चर्चा करिए और चर्चा करिए क्या, चर्चा को खत्म करिए यहीं। अब इस विधेयक को जो भी है, इस विधेयक को आप लोग पास करिए, इस पे मतदान करिए और विधेयक को पास करके खत्म करिए। तो गिलेटिन क्या है? इस प्रकार की प्रक्रिया बिना चर्चा के द्वारा ही स्वीकार कर ली जाती है। जो भी प्रक्रिया है गिलेटिन में क्या है कि इसके तहत कोई भी विधेयक बिना चर्चा के स्वीकार कर लिया गया, भाई खत्म करिए, मतदान करिए, विधेयक को पास करिए, इसी को गिलेटिन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बिना चर्चा के द्वारा ही विधेयक को स्वीकार कर लिया गया, उसे गिलेटिन कहते हैं। किसी भी चीज को इस प्रक्रिया के द्वारा बिना चर्चा के अगर स्वीकार कर लिया गया तो उसे गिलेटिन कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना। हम लोग मिलते हैं संसद से संबंधित एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल।